हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we will read a topic name which is earlier models of atom. हम लोग यहाँ पे earlier models of atom के बारे में पढ़ेंगे. So let's start our topic. In section 5.1 you have learned that the atom is divisible and contains three smaller particles in it. The question that arises is in what way are the subatomic particles arranged in the atom? On the basis of experimental observations, different models have been proposed for the structure of an atom. In this section, we will discuss two such models, namely Thomson Model and Rutherford Model. तो सेक्शन 5.1 में आपने एटम्स के बारे में पढ़ा कि वो डिविजिबल और उसमें उससे भी स्मॉलर पार्टिकल्स उसमें कंसिस्ट होते हैं और जो हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो एटम में कैसे अरेंज होंगे। और हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ है कि जो बहुत सारे मॉडल्स है साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किए गए जिसमें अब ये शो करने की कोशिश की गई है कि जो स्ट्रक्चर एटम का वो कैसे बना हुआ है। तो इन दिस सेक्शन हम लोग इस सेक्शन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ऐसे दो ऐसे मॉडल का जो कि थॉमसन मॉडल के नाम से एक फेमस है और एक रदरफोर्ड मॉडल के नाम से। सो वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट थॉमसन मॉडल. In lesson 3, you have learned that all matter is made of atoms and all the atoms are electrically neutral. Having discovered electron as a constituent of atom, Thomson concluded that there must be an equal amount of positive charge present in an atom. On the basis, he proposed a model for the structure of atom. According to his model, atoms can be considered as a large sphere of uniform positive charge with a number of small negatively charged electrons scattered throughout it. Figure 5.4. This model was called as plum pudding model. The electrons represent the plums in the pudding made of negative charge. This model is similar to a watermelon in which the pulp represents the positive charge and the seeds denote to the electrons. However, you may note that a watermelon has a large number of seeds, whereas an atom may not have as many electrons. तो लेसन 3 में आपने क्या पढ़ा कि जितने भी मेटल है वो एटम से बने हुए होते हैं और ये जितने भी एटम है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल होते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया कि ये एटम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। थॉमसन ने कंक्लूड किया कि जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज एटम जो प्रेजेंट है उसका इक्वल अमाउंट होगा और उनके प्रपोजल के बेसिस के अकॉर्डिंग जो मॉडल है उन्होंने एक एटम का स्ट्रक्चर दिया और उनके मॉडल के अनुसार क्या था कि जो एटम्स है वो एक लार्ज स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि वो उसका जो स्फीयर में होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, उसमें जो चार्जेस होंगे वो यूनिफॉर्म में होंगे और उसमें बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि उसके आसपास बिखरे हुए होंगे। और इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। जो इलेक्ट्रॉन्स था वो प्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो पुडिंग जो था वो नेगेटिव चार्ज से बना हुआ था। और ये जो मॉडल है वो सिमिलर किसके जैसा है, वाटरमेलन के जैसा, जिसमें जो पल्प रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को और जो सीड्स है वो डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन आपको पता है, आप ये नोट कर लो कि जो वाटरमेलन होता है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, लेकिन जो हमारा एटम्स होता है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। So here is the figure 5.4 which shows Thomson's plum pudding model. Now we have to discuss about Rutherford model. Ernst Rutherford and his co-workers were working in the area of radioactivity. They were studying the effect of alpha particles on matter. The alpha particles are helium nuclei which can be obtained by the removal of 2 electrons from the helium atom. In 1910, Hans Geiger, Rutherford's technician, and Ernst Marsden, Rutherford's student, performed the famous alpha-rayscatteringexperiment experiment. This led to the failure of Thomson's model of atom. Let us learn about this experiment. तो अर्नस्ट रदरफोर्ड थे और उनके जो कोवर्कर्स थे वो रेडियो एक्टिविटी के एरिया में वर्क कर रहे थे। उन्होंने
अल्फा पार्टिकल्स जो जिसका इफेक्ट मैटर पे होता है उसके बारे में वो स्टडी कर रहे थे। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स था वो हीलियम न्यूक्लियस उन्होंने कैसे ऑब्टेन करना था, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके हीलियम एटम से। 1910 में जो हैंस कीगर थे रदरफोर्ड्स के टेक्नीशियन थे वो, और अर्नस्ट मार्सडेन थे वो रदरफोर्ड्स के स्टूडेंट थे। उन्होंने एक फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो फेल हो गया। सो हम लोग इस जो अल्फा पार्टिकल अल्फा रे का जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सो हियर इज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. In this experiment, a stream of alpha particles from a radioactive source was directed on a thin, about 0.00004 centimeter thick piece of gold foil. On the basis of Thomson's model, it was expected that the alpha particles would just pass straight through the gold foil and could be detected by a photographic plate placed behind the foil. तो इस एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो स्ट्रीम था अल्फा पार्टिकल्स का, उसको रेडियो एक्टिव सोर्स के साथ डायरेक्ट उसे थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर इतना, मतलब कि इमेजिन करो कितना थिन। यहाँ पे आपको एक नंबर में शो किया जा रहा है 0.00004 सेंटीमीटर थिक। तो इस गोल्ड फॉइल पे उससे एक्सपेरिमेंट किया गया। और थॉमसन मॉडल के एक्सपेरिमेंट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो अल्फा पार्टिकल्स था उसे अपने गोल्ड फॉइल से क्या करना था, जस्ट स्ट्रेट पास कर जाना था, और सिर्फ फोटोग्राफिक प्लेट पे जो कि फॉइल के पीछे रखा होता उस पर वो चीज डिटेक्ट होता। हाउएवर द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट फिगर 5.5 वर क्वाइट सरप्राइजिंग, इट वाज ऑब्जर्व्ड। तो जो उन्होंने एक्चुअल में जो उनको एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिला वो सरप्राइजिंग था। क्यों था, यहाँ पे उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, हम लोग इससे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल। तो उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फाइल से स्ट्रेट फोल्ड कर जा रहे थे। ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल्स की वजह से, और अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। और इसमें से कुछ पार्टिकल्स थे अल्फा के, वो क्या हो रहे थे, वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। कुछ तो स्मॉल से हो रहे थे और कुछ लार्ज से हो रहे थे। अबाउट 1 in every 12,000 पार्टिकल्स एक्सपीरियंस अ रिबाउंड। तो उसमें जो 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जो पास हो रहे थे उसमें से जो एक है वो क्या हो रहा था, वो एक्सपीरियंस कैसा कर रहा था, रिबाउंड का, मतलब वो रिबाउंड हो जा रहा था। So here is the figure 5.5 which shows the experimental setup and observations in the alpha ray scattering experiment performed by Giger and Marsden. Okay, so the results of alpha ray scattering experiment were explained by Rutherford in 1911, and another model of the atom was proposed. According to Rutherford model, figure 5.6a, an atom contains a dense and positively charged region located at its center. It was called as nucleus. All the positive charge of an atom and most of its mass was contained in the nucleus. The rest of an atom must be empty space which contains the much smaller and negatively charged electrons. तो जो रिजल्ट था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, वो रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में एक्सप्लेन किया गया उस चीज़ को। और उनके रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम्स था वो डेंस पॉजिटिव चार्ज रीजन को वो अपने सेंटर में लोकेट करा था, उसे वो न्यूक्लियस का नाम दिए। और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे एटम के और उनके मास के अकॉर्डिंग वो कंटेन कहाँ थे, न्यूक्लियस के अंदर। और जो रेस्ट मतलब कि जो एटम्स का जो स्पेस खाली था उसमें क्या था, जो छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भरे थे। ठीक है। So here is the figure 5.6. Number A, Rutherford's model of atom, and number B shows explanation of the results of scattering experiment by Rutherford model. So, on the basis of the proposed model, the experimental observations in the scattering experiment could be explained. This is illustrated in figure 5.6b. The alpha particles passing through the atom in the region of the electrons would pass straight without any deflection. Only those particles that come in close vicinity of the positively charged nucleus get deviated from their path. Very few alpha particles, those that collide with the nucleus, would face a rebound. तो जो मॉडल को उन्होंने प्रपोज किया था, उनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, उसे हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो फिगर 5.6b में उसे इलस्ट्रेट किया गया, शो किया गया। जो अल्फा पार्टिकल्स था पास हो रहा था एटम्स के रीजन से इलेक्ट्रॉन्स के, वो स्ट्रेट पास हो रहा था बिना किसी डिफ्लेक्शन के। और ओनली वही जो पार्टिकल्स थे जो कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के
करीब से गुजर रहे थे वही डेविएट हो रहे थे अपने पाथ से, मतलब मुड़ जा रहे थे, रिबाउंड हो जा रहे थे, और उसमें से कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स था जो कि कोलाइड हो जा रहे थे न्यूक्लियस के साथ, और उसे भी रिबाउंड फेस करना पड़ रहा था. On the basis of his model, Rutherford was able to predict the size of the nucleus. He estimated that the radius of the nucleus was at least 1 per 10,000 times smaller than that of the radius of the atom. We can imagine the size of the nucleus with the following analogy. If the size of the atom is that of a cricket stadium, then the nucleus would have the size of a fly at the center of the stadium. तो उन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने, तो हम लोग तो उन्होंने न्यूक्लियस का साइज को भी प्रेडिक्ट किया, बताया. उन्होंने क्या एस्टिमेट किया कि जो न्यूक्लियस है हमारा, उसका जो साइज है वो 10,000 पे पर जो उसका 1 पार्ट होता है ना, वैसा है एटम के रेडियस का. तो हम लोग इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग इससे एक एनालॉजी के द्वारा इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो एक क्रिकेट स्टेडियम बड़ा सा होता है, ठीक है, तो वो एक स्टेडियम है, वो न्यूक्लियस है हमारा, और उसका जो सेंटर है, ठीक है, जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो कैसा होगा, तो उसमें जो बड़ा सा स्टेडियम, उसमें जो फ्लाई जो बीच में उड़ रही हो, उसे हम लोग एक सेंटर पॉइंट लेते हैं. मतलब सोच लो कि कितना छोटा. You have to imagine it. So here is your in-text question 5.2. Try to solve all these questions. Now we will see what is the drawbacks of Rutherford's model. So हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो Rutherford थे उनके मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनमें भी कुछ कमियां थी. So according to Rutherford's model, the negatively charged electrons revolve in circular orbits around a positively charged nucleus. However, according to Maxwell's electromagnetic theory, about which you may learn in higher classes, if a charged particle accelerates around another charged particle, then it would continuously lose energy in the form of radiation. The loss of energy would slow down the speed of the electron. Therefore, the electron is expected to move in a spiral fashion around the nucleus and eventually fall into it, as shown in figure 5.7. In other words, the atom will not be stable. However, we know that the atom is stable and such a collapse does not occur. Thus, Rutherford model is unable to explain the stability of the atom. You know that an atom may contain a number of electrons. The Rutherford's model also does not say anything about the way the electrons are distributed around the nucleus. Another drawback of Rutherford's model was its inability to explain the relationship between the atomic mass and atomic number, the number of protons. This problem was solved later by Chadwick by discovering neutron, the third particle constituting the atom. You will learn about it in section 5.5. The problem of the stability of the atom and the distribution of electrons in the atom was solved by Niels Bohr by proposing yet another model of the atom. This is discussed in the next section. So here is the figure 5.7 which shows the electron in the Rutherford's model is expected to spiral into the nucleus. तो जो रदरफोर्ड मॉडल थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेंगे. लेकिन जो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मतलब मैक्सवेल के अनुसार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उन्होंने दिया, जिसे हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो वो कंटिन्यूसली अपने जो पावर है उसका जो अपना उसका जो चार्ज है वो लूज करेगा. कैसे लूज करेगा, तो वो रेडिएशन के फॉर्म में लूज करेगा. जो एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसके स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को. और जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था कि वो स्पाइरल फैशन में स्पाइरल फैशन में वो न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा, जैसे कि 5.7 फिगर नंबर में दिखाया गया. और अदर वर्ड में से अगर समझा जाए तो जो एटम है वो स्टेबल नहीं है अपने प्लेस पे. और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एटम स्टेबल नहीं है और उसके बीच में कोई भी कोलैप्सन नहीं होता है, कोई वो एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करता है. दस जो रदरफोर्ड मॉडल था वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में वो अनेबल था. तो हम लोग ये जानते हैं कि जो एटम्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं. तो जो रदरफोर्ड मॉडल था वो ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस में वो किस वे में है. तो जो अनदर ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल का वो था कि उन्होंने उनमें इनएबिलिटी थी एक्सप्लेन करने की, जो कि उसमें जो रिलेशनशिप था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में जो प्रोटॉन्स का था वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल इनेबल हो चुके थे. और ये जो प्रॉब्लम था वो चैडविक एक करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. और जो थर्ड पार्टिकल्स था एटम में वो हमारा न्यूट्रॉन था,
और इसे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में 5.5 में पढ़ेंगे। तो जो एक प्रॉब्लम था हमारा स्टेबिलिटी का एटम का इसके डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रॉन्स में लेके, तो ये हमारे नील्स बोर ने इसे सॉल्व किया। उन्होंने एक और मॉडल ऑफ एटम बताया और इसे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में अभी डिस्कस करेंगे। So here is the Bohr's model of atom. In 1913, Niels Bohr, a student of Rutherford, proposed a model to account for the shortcomings of Rutherford's model. Bohr's model can be understood in terms of two postulates proposed by him. The postulates are, तो जो 1913 में जो नील्स बोर थे वो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, उन्होंने जो एक मॉडल को जो प्रपोज किया था, तो उनके जो शॉर्ट कमिंग्स थे, उनके जो ड्रॉबैक्स थे, उनको ओवरकम करने के जो गोल्स थे, उन्होंने एक मॉडल को बनाया। और वो उनके हम लोग मॉडल को दो पोस्टुलेट में समझ सकते हैं। और ये पोस्टुलेट्स क्या है, यहाँ पे पोस्टुलेट फर्स्ट, the electrons move in definite circular paths of fixed energy around the central nucleus, just like our solar system, in which the different planets revolve around the sun in definite trajectory. Similarly to the planets, only certain circular paths around the nucleus are allowed for the electrons to move. These paths are called orbits or energy levels. The electron moving in the orbit does not radiate. In other words, it does not lose energy. Therefore, these orbits are called stationary orbits or stationary states. The bold concept of stationary state could answer the problem of stability of atom faced by Rutherford's model. तो हमारा जो पोस्टुलेट वन में जो इलेक्ट्रॉन्स था, उन्होंने क्या बताया कि वो एक डिफिनिट सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड एनर्जी के साथ सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें जो डिफरेंट प्लैनेट्स है, वो सन हमारा एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन में पहले वो स्टैंड है, और जो प्लैनेट्स है वो उसके चारों ओर रिवॉल्व हो रहे हैं। तो उसी तरीके से जैसे कि प्लैनेट्स है, वैसे ही हमारा जो ये जो न्यूक्लियस है उस सर्कुलर पाथ में, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इस पाथ को ऑर्बिट बोला गया, और या फिर एनर्जी लेवल बोला गया। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऑर्बिट से, वो रेडिएट नहीं करते हैं, मतलब इसको दूसरे वर्ड में समझा जाए तो ये अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते, जबकि हमारे रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एनर्जी वो लूज करते हैं। और इसलिए जो ये ऑर्बिट्स है उसे स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट्स भी बोला जाता है। और इसका जो बोल्ड कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी स्टेट का, उसके आंसर को हम लोग कैसे जो हमारा जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसमें जो हम लोग उसमें स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को फेस करे थे, वो इससे ओवरकम किया गया। सो हियर इज द फिगर 5.8 विच शोज illustration showing different orbits or the energy levels of fixed energy in an atom according to the Bohr's model. So it was later realized that the concept of circular orbit as proposed by Bohr was not adequate, and it was modified to energy cells with definite energy. While a circular orbit is two-dimensional, a shell is a three-dimensional region. The shells of a different energy are represented by letters capital K, L, M, N, etc., or by positive integers 1, 2, 3, etc. Figure 5.8. The energy of cells increases with the number n equal to 1. तो इस बार में रियलाइज किया गया जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जैसे कि बोर्स ने प्रपोज किया था मॉडल का, वो एडिक्वेट नहीं था कि वो मॉडिफाइड एनर्जी के शेल्स को वो डिफिनिट एनर्जी के साथ शो कर सके। तो जो ये सर्कुलर ऑर्बिट था वो 2 डायमेंशनल था, लेकिन हमारा जो शेल होता है वो 3 डायमेंशनल रीजन के साथ होता है। और जो शेल है उसका जो एनर्जी है उसे हम लोग कैपिटल लेटर जैसे कि एलिमेंट से शो करते हैं, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे फिगर 5.8 में शो किया गया। और जो एनर्जीज थे सेल के वो इंक्रीज हो रहे थे नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि एन था तो उसके साथ 1 लेवल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in each shell is given by 2n square, where n is the number of the level. Thus the first shell n equal to 1 can have a maximum of 2 electrons, whereas the second shell have 8 electrons, and so on. Each shell is further divided into various subcells called subshells, about which you would study in your higher classes. तो जो इसमें जो एनर्जी था वो क्या था, लोएस्ट एनर्जी, उसमें पहले तो इंक्रीज हो रहा था, जैसे कि जो नंबर था हमारा मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हम लोग अकोमोडेट करें कि जो ईच सेल था ना वो 2n स्क्वायर से इंक्रीज कर रहा था, जैसे कि हमारा n लेवल पे। तो फर्स्ट सेल था उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर वो सेकंड सेल में जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे, ऐसे थर्ड में जाए तो और कुछ नहीं, मतलब ऐसे वो करके इंक्रीज करता जाएगा। और जो ईच सेल था वो फर्दर मतलब कि वो और भी डिवाइड हो सकते हैं, कैसे, तो वेरियस सब सेल सब लेवल्स में, जिसे सब शेल्स भी बोला जाता है, जिसे आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो हियर इज postulate 2.
The electron can change its shells or energy level by absorbing or releasing energy. An electron at a lower state of energy EI can go to a final higher state of energy EF by absorbing a single photon of energy given by, so इक्वल टू एच वी इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। तो जो इलेक्ट्रॉन्स था वो अपने क्या कर सकता है, वो शेल्स और एनर्जी को वो चेंज कर सकता है। कैसे? तो अपने जो एनर्जी है वो उसको एब्जॉर्ब करके या फिर रिलीज कर। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका जो लोअर स्टेट होता है एनर्जी का वो ई आई होता है। उसका जो फाइनल हायर स्टेट ऑफ एनर्जी होता है उसको हम लोग एब्जॉर्ब करके वो सिंगल फोटोन में चेंज कर देता है। वो उसका यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है इक्वल टू एस बी इक्वल टू EF minus EI. Similarly, when electron changes its state from a higher initial level of energy EI to a lower final level of energy EF, a single photon of energy HV is released. तो जैसे कि जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होता है अपने शेल, जैसे कि उसका हायर इनिशियल लेवल है एनर्जी का ई है वो चेंज हो गया लोअर फाइनल लेवल ऑफ एनर्जी में ई एफ में, तो उसमें सिंगल फोटोन ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है एच बी के फॉर्म में। So here is the figure 5.9 which shows the electrons in an atom can change their energy level by absorbing suitable amounts of energy or by emitting energy. So here is your text question 5.3. Solve all these three questions. Thus, the Bohr's model of atoms removes two of the limitations of Rutherford's model. These are related to the stability of atom and the distribution of electrons around the nucleus. You would recall that the third limitation of Rutherford model was its inability to explain the relationship between the atomic mass and the atomic number, the number of protons of an atom. Let us learn how this problem was solved with the discovery of neutrons. तो जो बोर्स मॉडल था एटम्स का वो उसमें उन्होंने क्या रिमूव किया, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल के, जिसमें किस चीज से वो रिलेटेड था, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम से, और जो डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अराउंड उससे। तो आपको ये चीज याद हो, जो थर्ड लिमिटेशन था रदरफोर्ड मॉडल का वो क्या था कि वो इनेबल थे एक्सप्लेन करने में रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है, किसी भी एटम को। तो हम लोग इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया गया। तो हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था क्या। So you would recall that when we discussed about the failure of Rutherford model, we mentioned that it was unable to explain the relationship between the atomic mass and the atomic number, the number of protons. According to the Rutherford's model, the mass of helium atom containing 2 protons should be double that of a hydrogen atom with only 1 proton, ignoring the mass of electron as it is very light. However, the actual ratio of the masses of helium atom to hydrogen atoms is 4:1. It was suggested that there must be one more type of subatomic particle present in the nucleus which may be neutral but have mass. तो आपको जैसे कि याद होगा, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर के बारे में, इसमें हम लोगों ने मेंशन किया था कि वो अनेबल थे एक्सप्लेन करने के लिए रिलेशनशिप किसके बिटवीन में, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में, प्रोटॉन्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे जो रदरफोर्ड मॉडल थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो मास ऑफ हीलियम था उसमें 2 प्रोटॉन्स कंसिस्ट हो रहे थे, ठीक है, वो 2 प्रोटॉन्स को कंटेन कर रहा था, और वो उनको डबल होना चाहिए था हाइड्रोजन एटम्स के, जिसमें ओनली 1 प्रोटॉन है। तो उन्होंने इग्नोर किया किसके मास को, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो बहुत ही लाइट है इलेक्ट्रॉन। तो जो एक्चुअल रेशियो है हीलियम के मास का वो हाइड्रोजन से कैसा है, 4:1। तो ये सजेस्ट किया गया कि वहां पे एक और टाइप का कोई एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में, जो कि भले ही वो न्यूट्रल हो लेकिन उसमें मास हो। So such a particle was discovered by James Chadwick in 1932. This was found to be electrically neutral and was named neutron. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. A neutron is represented as n and is small n and is found to have a mass slightly higher than that of a proton. Thus, if the helium atom contains 2 protons and 2 neutrons in the nucleus, the mass ratio of helium to hydrogen 4:1 could be explained. The characteristics of 3 fundamental particles constituting the atom are given in table 5.1. तो ऐसे जो पार्टिकल्स है जिनको इग्नोर किया जा रहा था उसे डिस्कवर किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा, जो कि 1932 में उन्होंने किया था। और उन्होंने क्या एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का
डिस्कवर किया, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और उसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन दिया। न्यूट्रॉन सच वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, जितने भी एटम्स थे उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट था एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब वो हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं था। और जो न्यूट्रॉन था उसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया गया और इसकी जो माइस है वो स्लाइटली हायर है प्रोटॉन से। दस अगर जो हीलियम है उसमें अगर दो एटम कंटेन हो रहा है तो मतलब दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स है स्पेस में, ठीक है। तो जो मास होगा वो कैसा होगा हाइड्रोजन का, 4:1, जिसे जैसा कि एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के, वो हमारे टेबल 5.1 में दे रखे हैं। सो हियर इज योर टेबल 5.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स। सो हियर इज पार्टिकल, its symbol, its mass and actual charge in Columbus and relative charge. Okay. Now here is your in-text question 5.4. Try to solve all these three questions. वेल अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सारे क्वेश्चन आंसर बनाने का खुद से कोशिश करें, उसके बाद आंसर से चेक करें। सारे आंसर को कल शो किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।